अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज 16 दिसंबर 2024 है और मंडे का दिन है। और आज मैं जो है कल जो वीडियो बनाया था सुप्रीम कोर्ट कॉन्डोनेशन ऑफ डिले को लेकर के, उसका पार्ट 2 वीडियो ज़रूर बना रहा हूं और इसमें कुछ अहम चीज़ें जो है आप लोगों को मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। आप लोगों को बता दूं कि एक गुड न्यूज़ भी है और कुछ बैड न्यूज़ भी है। और गुड न्यूज़ ये है कि रिफंड के लिए बहुत जल्द दरवाज़ा खुलने वाला है, ये गुड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ ये, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा कि क्या बैड न्यूज़ है। और ये एसएफआईओ के क्लेमेंट्स वाले, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। और जो एसएफआईओ में अपना क्लेम फॉर्म सबमिट किया है, एफिडेविट सबमिट किया है, वो लोग भी देखें। और साथ के साथ जो नॉन कंप्लेनेंस भाई बहनें हैं वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पैसा मिलने का सही तरीका, सही नुस्खा पूरा बता दिया जाएगा। हाँ, आपके जानकारी के बारे में बता दूं कि यहाँ पे दो तस्वीरें लगी हैं, एक चांद भाई की है, एक यूनुस भाई की है। तो इनके इजाज़त के बगैर मैंने इनकी तस्वीर ज़रूर डाली है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है मुझे बताना ज़रूरी है, जो इस वीडियो के आखिर में मैं ये चीज़ डिस्क्लोज़ करूँगा। पहले हम जो है अहम अपडेट की तरफ चलते हैं। आज कोई ब्रेक नहीं लेने वाला हूँ, आज सीधा सीधा पॉइंट पर आता हूँ, सीधा आपको डायरेक्ट बात जो बतानी है वो बता के ख़त्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बात ब्रेक की नहीं है या एडवर्टाइजमेंट की नहीं है। सीधा आप लोगों को जो बताना है वो चीज़ आप तक के, ये चाहे एसएफआईओ के इन्वेस्टर्स हो, जो एसएफआईओ में क्लेम फॉर्म भरे उन लोगों के लिए, जो 12-13 हज़ार इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हो, या जो नॉन कंप्लेनेंस भाई बहनें हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हो। और रही बात, ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और साथ के साथ व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई है। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आपको इंसाफ चाहिए, रिफंड चाहिए, तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं, लेकिन फ़ीस ज़रूर लेते हैं हम, 300 रुपये फ़ीस है, ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी व्हाट्सएप की ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं फरहान रशीद की, उसमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। चलिए अभी सीधे मैं जो है आप लोगों को डायरेक्ट जो है पॉइंट पे आता हूँ, आपको डिटेल्स देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, डिपॉजिटर्स जस्टिस इन हीरा गोल्ड पोंजी स्कीम, ये कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस, ये जो हीरा गोल्ड का जो मेन, जो आप लोगों को अगर इंसाफ चाहिए, आपका पैसा हलाल का पैसा रिफंड चाहिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है अपने दिमाग में रखना ज़रूरी है और कैसे आप अपना रिफंड ले सकते हैं, ये आप लोगों को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। चाहे एसएफआईओ के क्लेम फॉर्म वाले हों या नॉन कंप्लेनर्स वाले हों, दोनों को ये चीज़ मैं थोड़ा हिंट तो कल के वीडियो में दे चुका हूं, क्योंकि वीडियो लंबा चला जाता, इसीलिए उसको वहीं पे काट दिया। आज उसका पार्ट 2 आप लोगों को दे रहा हूं, और जो तस्वीरें हैं उसके बारे में आखिर में डिस्कस करेंगे। The Hira Gold case involves multiple legal frameworks and investigative agencies, including the Companies Act 2013, the Telangana Depositors Act 1999, and the Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002, enforced by Enforcement Directorate for Depositors Seeking Justice. Understanding how these laws and agencies interact is crucial in determining the most effective approach to claim refunds. अपना रिफंड लेने के लिए कौन सी एजेंसी हमारे लिए सबसे बहुत सही रहती है, कौन सा केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये तमाम चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा हलाल का पैसा आना है तो क्या सही तरीका है, ये बिल्कुल मैं जो है लीगल पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। आप मेरी बात को बिल्कुल भी यकीन मत करिए, आप मेरी बातों को बिल्कुल भी जो है डायरेक्टली अपने ख्याली पलाव बातों में मत आइए। जो मैं कह रहा हूं, पूरा वीडियो देखने के बाद एक पेशे से जो वकील होता है, जो मैंने बात बताई, एक एक पॉइंट उस वकील से पूछिए, एडवोकेट से पूछिए कि फरहान रशीद सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर गलत कह रहा है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फरहान रशीद पागल है या नहीं है, और अगर फरहान रशीद सही कह रहा है, जो मुझे पागल कह रहे हैं वो लोग इसका जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। तो मेरी राय ये है कि फरहान रशीद जो वीडियो बनाता है सिर्फ उसके ऊपर मत जाइए। जो फरहान रशीद आपको वीडियो बना के बोल रहा है उसको सुनने के बाद
पेशे से जो वकील या एडवोकेट कहते हैं आप इंग्लिश में उसको, अंग्रेजी में, उससे मुलाकात करिए, बात करिए और ये वीडियो में जो भी मैंने जिक्र किया उसके बारे में उनसे तहकीकात करिए, तो आपको सही चीज क्या है, गलत क्या चीज है वो जरूर मालूम पड़ेगा। खास मैं उन लोगों को अवॉइड आगाह कर रहा हूं, SFIO में जो क्लेम फॉर्म्स भरे हैं, जो मेरे थ्रू आए हैं, जो मेरे थ्रू एफिडेविट भरे हैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा। जो 12-13 हजार इन्वेस्टर्स हैं जो SFIO में अपना क्लेम फॉर्म भरे थे और जो है वो एफिडेविट भेजे थे, उन लोगों की बात कर रहा हूं। आप लोग ध्यान रखिए इस चीज को कि आप एक बार वकील से मैं जो बोल रहा हूं ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार पता लगा लीजिए कि क्या फरहान रशीद कह रहा है ये सच है या झूठ है। अब ठीक है, पॉइंट पे आता हूं। एजेंसी से लॉस इन्वॉल्व, तो सबसे पहली एजेंसी जो है कंपनीज एक्ट के तहत प्राइमरी पर्पस जो होता है रेगुलेट्स कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फॉर रजिस्टर्ड कंपनीज लाइक हीरा गोल्ड, जिसमें हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कोई शक नहीं है। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। फिर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO इन्वेस्टिगेट्स फ्रॉड अंडर सेक्शन 212 ऑफ कंपनीज एक्ट। 212 के कंपनीज एक्ट में वो इन्वेस्टिगेशन करता है। इट अनकवर्स फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, ट्रेसेस एसेट्स एंड आइडेंटिफाइज द perpetrators of frauds. Relief mechanism, once fraud is established, courts can revoke section 447 penalty for fraud to enable recovery of funds. फंड्स को रिकवर करने के लिए सेक्शन 447 का कंपनीज एक्ट का यूज करेंगे। फिर जो है SFIO फाइंडिंग्स में असिस्ट इन असेट liquidation under the supervision of the National Company Law Tribunal NCLT और other judicial bodies, यानी कि SFIO जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसके थ्रू लिक्विडेशन के लिए वो प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिपॉजिटर्स का डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं नजर आता। तो SFIO के जो क्लेम फॉर्म्स के लोग जो इस गलत फहमी में हैं कि हमने एफिडेविट भेज दिया तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया, हमें इंसाफ मिलेगा, हमें हमारा पैसा जो है जो 580 करोड़ जो जमा करना है नौहरा शेख को कोर्ट में, उसके लिए वो प्रॉपर्टी दे के जो कर रही है उसकी से उनको जो है वो प्रॉपर्टी बेच करके पैसा मिल जाएगा। क्योंकि जो गलत फहमी में जी रहे हैं उन लोगों को शायद SFIO में जो है इंसाफ नहीं मिल सकता, उस बात की मैं ये गवाही दे रहा हूं। या पेशे से वकील से बात करिए, किसी और यूट्यूबर से बिल्कुल भी कंसल्ट मत करिए, ना फरहान रशीद यूट्यूबर से ना ही किसी और यूट्यूबर से। सिर्फ और सिर्फ वकील से बात करिए कि क्या फरहान रशीद पागल है या फरहान रशीद सच बोल रहा है। ठीक है, ये खुला मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो है तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट 1999, तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट, कर्नाटका डिपॉजिटर्स एक्ट, महाराष्ट्र डिपॉजिटर्स एक्ट जो मुंबई की EOW है, तीनों सेम ही है। यहाँ पे मैं सिर्फ तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हीरा ग्रुप की जो मेन हेड ऑफिस थी वो तेलंगाना में थी, इसके वजह से तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट तमाम इंडिया के इन्वेस्टरों को इनडायरेक्टली कवर कर देता है। लेकिन अगर कोई कर्नाटका के डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत इंसाफ मांगता है कोर्ट से या महाराष्ट्र के MPID एक्ट के तहत इंसाफ मांगता है EOW में जाके, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फायदा जो है तेलंगाना में ज्यादा पहुंच सकता है। ठीक है, नुकसान नहीं है लेकिन फायदा तेलंगाना पे डिपेंड होना बेहतर होगा। प्राइमरी पर्पस प्रोटेक्ट्स डिपॉजिटर्स अगेंस्ट डिफॉल्ट्स बाय फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट्स, competent authority appointed by the state government to attach properties, liquidate assets and distribute proceeds to depositors. Typically this is senior revenue this is a senior revenue or पुलिस ऑफिशियल। तो यहाँ पे इस केस में तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो केस है वो है स्पेशल ऑफिसर वंदना जी जो इस केस को हैंडल कर रही हैं। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर जो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी कल हियरिंग है 17 दिसंबर 2024 को। मुझे लगता है ये डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत ही अभी वो केस जो है वहां पे मूव करने के लिए गई हैं। जो अगर ये हो गया तो तमाम जो हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स है, चाहे कंप्लेनेंट्स हो या SFIO वालों हो, सबको इंसाफ बराबर मिलने वाला है। जो कल क्लैरिटी मिल जाएगी 17 दिसंबर को, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन हाँ,
ये डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत हम लोग पहले से ही अगर कोशिश किए होते, इसके ऊपर तवज्जो दिए होते कि हमारा केस जो है डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत स्ट्रांग होना चाहिए, तो हम शायद 7 साल जो है वेस्ट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो है कुछ ना कुछ तो जो है हमें हरकत करनी पड़ती। यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं है, लेकिन इन्वेस्टरों के तरफ से कोई वकील नहीं होने की वजह से ये नुकसान हमें ज़रूर हुआ है। तो कॉन्डेनेशन ऑफ डिले जो फाइल किया उनके लिए उल्टा सीधा बोलना, और ये डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत अभी हम लोग नहीं बोलेंगे, ये अगर होगा तो हम बाद में बात करेंगे, इसकी अभी भी टाइम है, ऐसे करके भी बहुत सारा जो है टाइम जो वेस्ट किया गया, ये ठीक नहीं है। हम जो कल होने वाला प्रॉब्लम है वो आज को अगर सॉल्व कर सकते लीगली तो वो बेहतर होता। अगर कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में जब केस की हियरिंग हो रही थी, बीच में अगर ये डिपॉजिटर्स एक्ट में केस जो है कि डायरेक्शंस दिया जाए करके एक एप्लीकेशन डाल देते सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी इन्वेस्टरों की तरफ से एक वकील डाल देता, तो और 2-3 साल पहले शायद, मैं अभी भी बता रहा हूँ किसी की गलती नहीं है इसमें, शायद हम लोगों को इंसाफ जल्दी भी मिल सकता था। ठीक है, अभी और आगे पढ़ूंगा इसमें क्या लिखा है वो है। तो अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू अटैच प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज जो अभी ऑलरेडी ईडी ने अटैच कर दिया है, वो आगे बात करूंगा ईडी के बारे में, उसको बेच सकती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो अपॉइंट होती है। और जो है टिपिकली दिस इज सीनियर रेवेन्यू पॉलिसी ऑफिशियल और प्रोसीड्स टू डिपॉजिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोसीड्स टू डिपॉजिटर्स, यानी कि जो तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट या मुंबई का एमपीआईडी है या कर्नाटका का कर्नाटका डिपॉजिटर्स एक्ट, ये तीनों, या बट्स एक्ट जो सेंट्रल एक्ट होता है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स एक्ट जो होता है, ये कोई भी आप लॉ ले लो, इसमें डिपॉजिटर्स के बारे में बात होती है, एसएफआईओ में नहीं होती, एसएफआईओ में नहीं होती। लेकिन तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट में डिपॉजिटर्स को पैसा देने की बात जरूर हर जगह होती है, उनका काम ही है, उनका पेशा ही वो डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे रिलीफ मैकेनिज्म, अब उनको रिलीफ जो होता है, इसमें रिलीफ जो मैकेनिज्म है वो सेक्शन 447 लेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारा चीजें हैं, वो आगे फिर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लेंगे, फोकस सोनली ऑन डिपॉजिटर्स, फोकस सोनली ऑन डिपॉजिटर्स, दिस एक्ट गिव्स देम प्रायोरिटी इन रिकवरिंग मनी, इनका पैसा रिकवर करने के लिए प्रायोरिटी जो है डिपॉजिटर्स के ऊपर देती है। Attached properties are auctioned and proceeds are proportionally distributed among distributors। और जो है अटैच जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको ऑक्शन करेंगे, फिर उसको जो है प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिपॉजिटर्स, सबको जो है डिपॉजिटर्स को पैसा रिफंड दिया जाता है। जो डिपॉजिटर्स एक्ट डायरेक्टली, आप जो जितने भी हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स हैं उनको डायरेक्ट सपोर्ट यहां से मिलता है। आपका डायरेक्ट जो एजेंसी है वो मेन एजेंसी वो यही है। अब जो पीएमएलए मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये ईडी के बारे में आता है। प्राइमरी पर्पस ईडी का रोल होता है प्रिवेंट्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोसिक्यूट्स दोज इन्वॉल्व्ड इन जनरेटिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी इन्वेस्टिगेट्स एंड अटैचेस प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व्ड इन लॉन्ड्रिंग funds under section 5 of PMLA. ED's role is primarily investigative but includes securing assets to prevent further misuse. So ED अगर आती है तो ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और कंपनी का घोटाला मालूम कर सकती है, और कंपनी के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं हीरा ग्रुप के और नौहरा शेख के, सबको जो है सीज करके उसको प्रोटेक्शन कर सकती है, ताकि इन्वेस्टरों का पैसा जो है मिसयूज ना हो, और जो जितना पैसा बचा हुआ है वो पैसा और खर्च ना हो। तो पैसों को बचाने की कोशिश में ईडी थोड़ा रोल जरूर निभाती है, लेकिन फिर भी पूरा वीडियो जरूर देखिए। डिपॉजिटर्स एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। तो रिलीफ मैकेनिज्म, द अटैच्ड assets are under the jurisdiction of adjudicating authority under PMLA, which confirms attachment and can order liquidation. However, ED does not directly prioritize depositors and may involve courts to decide the orders of claims. यानी कि ED अगर जो है हमारे केस के फेवर में ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर भी यहाँ पे प्रायोरिटाइज, ईडी डज नॉट डायरेक्टली प्रायोरिटाइज डिपॉजिटर्स, यानी कि डिपॉजिटर्स को ये प्रायोरिटी नहीं देता। अब आगे पढ़ते हैं पहले की डिफरेंसेस कंपनीज वर्सेस डिपॉजिटर्स, यानी कि एसएफआईओ वर्सेस जो
डिपॉजिटर्स एक्ट का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वंदना जी हैं, तेलंगाना के स्पेशल ऑफिसर, इन दोनों में मेन फर्क क्या है? फ्रॉड बाय रजिस्टर्ड कंपनीज, इसको वो जांच कर सकती है, लेकिन तेलंगाना डिपॉजिटर्स के एक्ट में क्या होता है? फ्रॉड बाय फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स, अगर रजिस्टर्ड हो या ना हो सबका फ्रॉड ये पकड़ सकती है, लेकिन कंपनीज एक्ट में सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी का फ्रॉड वो जांच कर सकती है। SFIO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कौन है? और डिपॉजिटर्स एक्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द स्टेट, यानी कि तेलंगाना स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट या कर्नाटका स्टेट। फिर रिलीफ ऑफ मैकेनिज्म प्रोसिक्यूशन ऑफ फ्रॉड एनेबलिंग रिकवरी अंडर NCLT, जैसे सहारा का हो रहा है उस हिसाब से। दूसरा, डायरेक्ट अटैचमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स टू डिपॉजिटर्स, तो तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट में डायरेक्ट है, डायरेक्ट अटैचमेंट, प्रॉपर्टी लाओ, उसको बेचो, पैसा आवाम को दे दो। दूसरा कुछ एक्स्ट्रा इसमें मसाला नहीं है, लेकिन SFIO में बहुत अड़चने आ सकती हैं। प्रायोरिटी, डिपॉजिटर्स कॉम्पीट विथ अदर स्टेक होल्डर्स लाइक क्रेडिटर्स, टैक्सेस, यानी कि जो डिपॉजिटर्स जो होते हैं, यानी कि आप हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स, यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन चलेगा कि कोई टैक्सेस है यानी कि इनकम टैक्स है, या क्रेडिटर्स यानी कि किसी को लोन तो नहीं दिया, इन लोगों को प्रायोरिटी देता है। अभी हाल ही में वन हेल्प टेक्नोलॉजी का एक पेमेंट का आया, उनको पेमेंट देने की बात होती है, तमाम चीज़ें जो है कंपनीज एक्ट में आ जाती है। तो है खैर नेशनल ज्यूरिसडिक्शन इसका सबका है, लेकिन तेलंगाना का जो है स्टेट स्पेसिफिक तेलंगाना के हिसाब से होता है, लेकिन क्योंकि हेड ऑफिस तेलंगाना में थी तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, पूरा इंडिया इनडायरेक्टली कवर हो जाता है, ठीक है। फिर भी जिसको कंफ्यूजन है वो महाराष्ट्र में जाना है ईओडब्ल्यू में, ईओडब्ल्यू में जाए, कर्नाटका वाले कर्नाटका में जाए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, मेरा वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंसाफ तो सबको बराबर मिलने वाला है। लेकिन डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत हर स्टेट का उनका है, जैसे MPID महाराष्ट्र डिपॉजिटर्स एक्ट करके रहेगा, फिर कर्नाटका डिपॉजिट, तो यहाँ पे आप स्टेट स्पेसिफिक जहां लिखा है यहाँ पे तेलंगाना, उसको आप अपने अपने स्टेट को जोड़ लीजिए। अब चैलेंजेस विथ ईडी's इन्वॉल्वमेंट, अगर ईडी इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमें क्या चैलेंज होती है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, ईडी's अटैचमेंट ऑफ हीरा गोल्ड असेट्स freezes their disposal, only the adjudicating authority under PMLA can confirm or release these attachments। तो बहुत सारी जो है मुश्किलों का सामना कर सकते हैं हम लोग इन्वेस्टर्स, और हमारी प्रॉपर्टी जो भी सीज किया ईडी ने, वो लिक्विडेशन यानी कि ऑक्शन में जाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स, ईडी प्राइमरीली इन्वेस्टिगेट्स द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बट नॉट गारंटी डिपॉजिटर्स रिफंड। ईडी जो है डिपॉजिटर्स को रिफंड की गारंटी नहीं देता। और दूसरा, अटैच फंड्स आर ऑफन क्लेम्ड बाय मल्टीपल पार्टीज इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, बैंक्स एंड अदर क्रेडिटर्स। तो इनकम टैक्स वाले या दूसरे लोग पहला अपना हक जो है जताएंगे, इसमें इन्वेस्टर्स को या डिपॉजिटर्स को कोई पहला हक उनको नहीं दिया जाता। तो पहला हक किसको मिलना चाहिए? आप हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को। तो कोऑर्डिनेशन इश्यूज, द ओवरलैपिंग jurisdiction of SFIO, ED and competent authority can lead to delays in asset liquidation and distribution। ये तीनों की लड़ाई के चक्कर में SFIO, ED और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट या MPID, EOW या कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो इन तीनों के बीच SFIO, ED और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इन तीनों के बीच जो लड़ाई कोर्ट में चलती रहती है, उसके वजह से प्रॉपर्टी को बेच के आवाम को, इन्वेस्टरों को पैसा, डिपॉजिटर्स को पैसा देने में डिले हो जाएगा, जो 7 साल हम जो है चप्पल घिस चुके हैं। ये फैक्ट है। अब विच लॉस प्रायोरिटाइज डिपॉजिटर्स एक्ट, कौन सा लॉ ऐसा है जो प्रायोरिटी हम हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को दी जाती है? इसका मतलब ये है, अब तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट बेटर फॉर डिपॉजिटर्स, ये आप वकील से पूछिए, मेरे से बिल्कुल मेरी बात मत मानिए, एक वकील से, पेशे से वकील की सुनिए। मैं एक यूट्यूबर हूं, और भी जो लोग हैं वो भी यूट्यूबर्स हैं, उनकी बात मत मानिए। वकील से पूछिए कि फरहान रशीद पागल है या वो सच कह रहा है, ठीक है। तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट बेटर फॉर डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स गेट फर्स्ट प्रायोरिटी अंडर दिस एक्ट as it is designed to directly protect their interests। उन लोगों के लिए ही बनाया गया है
हीरा गोल्ड के जैसे कंपनियां जो धोखा देती हैं, हम गरीब लोगों को, बेवाओं को, गरीबों को जो धोखा होता है, ऐसे लोगों को बचा करके, ऐसे लोगों को पैसा वापस देने के लिए ही ये जो है लॉ बनाया गया है। ये डिपॉजिटर्स एक्ट हमारे लोगों के लिए, तो हम इसमें आते हैं, ना कि SFIO में। The competent authority is empowered to attach and sell assets and distribute the proceeds exclusively among distributors. जो डिपॉजिटर्स, नॉट डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिपॉजिटर्स यानी कि आप लोग जो पैसा अपना डाले हैं, आप लोगों को एक्सक्लूसिवली अमंग डिपॉजिटर्स, यानी कि आपके लिए खास ये एजेंसी काम करती है, आपका ही पैसा वापस देने के लिए एजेंसी काम करती है। द प्रोसेस इज सिंपलर एंड अवॉइड्स competing claims from other stakeholders like tax authorities or financial creditors, यानी कि बैंक या इनकम टैक्स वालों को बाद में देखती है, पहला हम इन्वेस्टरों को, डिपॉजिटर्स को पहला ये हक देती है, बाद में इनकम टैक्स वाले आएंगे, बचेगा तो देगी। तो हमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये आप वकील से पूछ के देख लीजिएगा, क्या हमें डिपॉजिटर्स एक्ट इंपॉर्टेंट है या हमें SFIO इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SFIO कंपनीज एक्ट में केस जो है चलाता है और उनको कोई राइट्स नहीं बनती है। अब सुप्रीम कोर्ट में वो अलग चल रहा है मामला, लेकिन आखिरकार अभी जो है एंट्री हो चुकी है तेलंगाना की गवर्नमेंट के जानिब से सुप्रीम कोर्ट में भी, कि वो कह रही है कि अभी डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत हम केस चलाएंगे बोल के। इंशाल्लाह वही दलील पेश जो है कल होने वाली है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशखबरी है। अब बुरी खबर भी क्या होगी वो भी मैं बता रहा हूं, लेकिन खुशखबरी ये है कि डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी तेलंगाना की जो बहुत पहले होना चाहिए था अब हो रही है। तो अब इसके बाद हम 1 साल लेके चलेंगे और इंशाल्लाह हम लोगों को पैसे मिल सकते हैं। लेकिन हमें जो SFIO को जो हमने एफिडेविट भेजी है, तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमने जो भी मेहनत की उसका नुकसान जरूर नहीं हुआ, लेकिन फिर से हमें एक फॉर्म भरना पड़ सकता है और नहीं भरे तो जरूर भरना है। अब SFIO को भेजा तो दोबारा से भरना है, SFIO को नहीं भेजा तो ये फॉर्म जो है भरने से सब लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर ये डिपॉजिटर्स एक्ट तेलंगाना की गवर्नमेंट फेल हो जाती है डिपॉजिटर एक्ट में लाने के लिए और ये कंपनीज एक्ट में केस चलेगा, तो SFIO के क्लेमेंट्स जितने भी एफिडेविट्स गए हैं उन लोगों को इंसाफ शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स वाले, जैसे मैंने अभी समझाया, उनको पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो ये डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जहां तक मुझे मालूम है फैसला करेगी। नहीं करेगी तो हमें इसके लिए तैयार जरूर रहना है। फरहान रशीद को पैसा देंगे नहीं, आप फरहान रशीद को मत दीजिए, आप अपना वकील लाइए। फरहान रशीद के साथ जुड़ना है तो 300 रुपए देंगे, मत आइए फरहान रशीद के साथ, आप अपने तरफ से जाइए, आप अपना वकील रख लीजिए, आप अपना अलग से ग्रुप बना लीजिए। फरहान रशीद को मत भीग दीजिए, फरहान रशीद को खैरात मत बांटिए, फरहान रशीद के पास मत आइए। आप अपने तरफ से जो वकील को रखना है उसी को रख लीजिए, लेकिन करना है तो तरीके से, सही कानून को के हिसाब से आप आगे बढ़िए। बस मैं इतना जरूर कहूंगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी मान लीजिए SFIO कंपनीज एक्ट के तहत सेकेंडरी ऑप्शन, अगर कंपनीज एक्ट के तहत जो है केस चालू होता है, आपको पैसा देने की बात होती है। अंडर दिस एक्ट डिपॉजिटर्स में नीड टू कॉम्पीट विद अदर क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ड्यूटीज, एग्जाम्पल टैक्सेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो मैं बोला वही इनकम टैक्स वाले वगैरह वगैरह, उन लोगों का भी हिस्सा आ जाएगा आप लोगों के साथ। तो आप क्या अपना पैसा इनकम टैक्स वालों के साथ बांटना पसंद करोगे? ये पहले तय कर लीजिए। अगर SFIO में जाने के लिए आप सोच रहे हो, SFIO को ही फाइनल मान के चलोगे। SFIO's role is crucial for investigation fraud and aiding asset recovery, but it does not directly prioritize depositors, यानी कि depositors को वो priority नहीं देता SFIO। Liquidation through NCLT or court directed process may take longer compared to Depositors Act, यानी कि देरी हो जाएगी। अगर SFIO के हिसाब से अगर चलेंगे तो पैसा रिफंड होने में देरी हो सकती है, देरी हो जाएगी, और इसके लिए प्रोसेस जो बहुत लंबा है कंपेयर टू डिपॉजिटर्स एक्ट। जो तेलंगाना की डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो केस अगर रन होगा तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो इसके लिए हमें जद्दोजहद जरूर करनी है कि हमें कौन पैसा पहले दिलाएगा
उसके पीछे हमें जाना है, ना कि हम किसी और के। हाँ, सुनने में आया कुछ और लोग जो है 1% बोल के आपको कुछ सपोर्ट करेंगे, किन्हीं के बातों में मत आइए। सिर्फ लीगल 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 ही आपको पैसे दिला सकता है। आपको सिर्फ कोर्ट में जाने से ही पैसा मिल सकता है। आपको सिर्फ जो है क्लेम फॉर्म जो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत है वो क्लेम फॉर्म भरने से ही पैसा मिलेगा। अब जो एफिडेविट भरे क्या वो वेस्ट हो गया? वेस्ट तो नहीं हुआ, शायद इसको वेस्ट करने से बचा सकते थे। वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन इतना बड़ा प्रोसीजर जो 5 साल हमने ये 2-3 साल जो घिसे, इसको शायद हम थोड़ा चालाकी करते तो हम इसको कर सकते थे। तो फरहान रशीद भाई, आप इससे पहले क्यों नहीं किए? मैं इससे पहले भी इसके बारे में आवाज उठाई है, लेकिन चंद यूट्यूबर्स ने आवाज उठा के मुझे बदनाम करके मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं जो है स्लो हो जाता हूं, पहले इन लोगों को जो करना है करने दीजिए, क्योंकि पब्लिक उनके तरफ थी। तो मुझे पता था कि नुकसान तो इन्वेस्टरों को, डिपॉजिटर्स को बिल्कुल नहीं होगा, चाहे एसएफआई वाले हो या नॉन कंप्लेनेंस भाई बहने हो, सबको इंसाफ बराबर का मिलने वाला है। तो मैंने सोचा कि नहीं, बराबर जब वक्त आएगा तब इन लोगों को जो है मैं बताऊंगा कि हकीकत क्या है, क्या सच है। वो लोग गलत नहीं है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं। मेरी सच्चाई आपको पढ़कर सुना रहा हूं, आप अपने वकील से जाकर पता लगा लीजिए वो गलत है या नहीं है। वो आप अपने आप सोच लीजिए क्या है सच है क्या गलत है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कहूंगा, अगर हम पहले से ही डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत अगर हम फाइट करते इस केस को और एसएफआई को बीच में नहीं घसीटते और हम अलग तरीके से इसको अगर कोशिश करते, तो शायद इतनी देर नहीं होती। ये मैं जरूर जो है इसका पछतावा जरूर करूंगा, लेकिन मेरी मजबूरियां थी कि मैं आकर के आपको सच्चाई बता भी देता तो कोई सुनने के मूड में नहीं था, कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सुनने के लिए तैयार हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपको आगाह कर रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो अभी आपको क्या है, अब ईडी के फेवर में अगर आती है तो सपोर्टिंग रोल ही कर सकता है ईडी, बस, ठीक है। इज क्रूशियल, ईडी रोल इज क्रूशियल फॉर सिक्योरिंग एंड ट्रेसिंग एसेट्स बट नॉट फॉर प्रायोरिटिंग डिपॉजिटर्स। ईडी भी डिपॉजिटर्स को, यानी कि आप हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को सपोर्ट प्रायोरिटी नहीं देता। Depositors must approach court or PML adjudicating authority to request a proportion of proceeds from attachment properties. वो पीएमएलए कोर्ट में जाना, डिपॉजिटर स्पेशली वहां पे जाके एप्लीकेशन देंगे तो उनके फेवर में कुछ बात बनेगी, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है। अब सही चीज क्या है हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को जो पहले करना चाहिए था, अब सही चीज क्या है? फाइल क्लेम्स अंडर तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट, या तो महाराष्ट्र डिपॉजिटर्स एक्ट या तो कर्नाटका डिपॉजिटर्स एक्ट, क्योंकि ऑफिसर्स वहां पे भी ब्रांच थे। लेकिन तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट में सब लोग कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि हेड ऑफिस वहां पे थी। सबमिट क्लेम्स टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, डिपॉजिट रिसिप्ट्स, अग्रीमेंट्स, प्रूफ ऑफ पेमेंट। ये तो आप जो भी आपने एसएफआई को दिया है, सेम चीज वहां पे भी देनी है, चाहे वो एसएफआई वाले हो या नॉन कंप्लेनेंट, सबको ये देना जरूरी है और इंशाल्लाह सबका इंसाफ जरूर मिलेगा। ये स्टेप्स आपको उठाना है। रिक्वेस्ट अपडेट्स ऑन स्टेटस ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टीज एंड लिक्विडेशन, मतलब जो है फॉलोअप करते रहना है, ठीक है, जो भी होगा। एंगेज इन ईडी एंड एसएफआई प्रोसीडिंग्स, जो ईडी और एसएफआई जो भी उनकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको भी आप थोड़ा फॉलोअप करते रहना है। फाइल एन इंटरवेंशन एप्लीकेशन विथ पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू प्रायोरिटाइज डिपॉजिटर्स क्लेम्स ड्यूरिंग असेट लिक्विडेशन। अगर जो है प्रॉपर्टी को ऑक्शन के बारे में बात आती है तो इन्वेस्टरों को या डिपॉजिटर्स को, जो हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं, उनमें से कोई ना कोई एक वकील जो है बीच में घुसना है और घुस करके पीएमएलए का जो केस है उसको डिपॉजिटर्स को प्रायोरिटी देना है, डिपॉजिटर्स एक्ट के बारे में बताना है और उसको डिपॉजिटर एक्ट की तरफ रुख जो है मोड़ना है। कोई ना कोई वकील ये काम जरूर करना है। कोलैबोरेट विद एसएफआई टू एंश्योर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेंथन्स योर केस फॉर रिफंड्स। बस एसएफआई का ये है कि इन्वेस्टिगेशन तक ही उनको रखना है, रिफंड के लिए उनको रखेंगे तो नुकसान हमारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है। फाइल रिट पिटीशन इन हाई कोर्ट, अगर बहुत ज्यादा डिले हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में छोड़ दीजिए, वैसे हम हाई कोर्ट अभी भी जा सकते हैं, ठीक है। मैं जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये एक तरीका जो है वो एक प्लान है, प्लान बी। अगर ये फेल हो जाते हैं तमाम चीजें तो हमारे पास प्लान बी जो होता है,
फाइल रिट पिटीशन, हाई कोर्ट में भी हम जाके चाहो तो इफ डिलेस आर competing claims from income tax arise, depositors can file a writ petition in high court requesting direct priority for depositors over other creditors. तो depositors को जो है depositors एक्ट लगा के हाई कोर्ट में हम डायरेक्शंस चाहो तो ला सकते हैं. सुपरवाइज लिक्विडेशन ऑफ असेट्स बाय न्यूट्रल अथॉरिटी, ठीक है, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही होती है सुपरवाइज लिक्विडेशन, ठीक है. एडवोकेट फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज, एडवोकेट, हमें एक एडवोकेट रखना है. फिलहाल अभी वो ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत देर हो चुकी है, बहुत पहले हम ये काम करना चाहिए था. फिर भी एक प्रोसीजर बता देता हूँ, सही तरीका क्या है. पुश फॉर कोऑपरेशन, जो किसी ने भी नहीं किया, बिटवीन द ईडी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड एसएफआईओ टू एक्सपीडिएट एसेट लिक्विडेशन एंड रिफंड डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे तरफ से एक वकील ज़रूर होना चाहिए था, जो अब तक हम जो है ये काम नहीं करे हैं. और तीनों एजेंसीज के बीच में हम लोगों को थोड़ा बहुत जो है इंफॉर्मेशन और जो भी चीज़ें हैं उसको जो पुश करना था वो हमने नहीं किया है. करंट एक्शन प्लान फॉर हीरा गोल्ड डिपॉजिटर, अभी प्रेजेंटली आप लोगों को क्या करना है. फाइल क्लेम्स इमीडिएटली अंडर तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट या महाराष्ट्र या कर्नाटका डिपॉजिट एंड पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. मॉनिटर ईडी एंड एसएफओ investigations, ensure findings from these agencies align with depositors claims, approach high court for relief, request for high court to direct agencies to prioritize depositor refunds. जो depositors act ही उसका सपोर्ट करता है, वही एक लॉ है, कानून है जो हाई कोर्ट में चाहो तो हम जा सकते हैं. ऑर्गेनाइज डिपॉजिटर्स फॉर्म ए लीगल एसोसिएशन और ग्रुप, ये एसोसिएशन भी बनाए लोगों ने और लोगों को, आवाम को लूटे लेकिन सही गाइडेंस नहीं दिए, ठीक है. अब फरहान रशीद को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फरहान रशीद सच बोल रहा है और डंके की चोट पे बोल रहा है, ये आप वकील से पूछ सकते हैं, ठीक है. सीक इंटरिम रिलीफ, रिक्वेस्ट पार्शियल पे आउट फ्रॉम अटैच फंड्स टू एलिवेट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, रिक्वेस्ट पार्शियल पे आउट फ्रॉम अटैच्ड फंड्स टू एलिविएट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. तो ये जो है ये आप हाई कोर्ट का जो भी मामला है वो कर सकते हैं. कंक्लूजन क्या है, अभी फाइनली इतना सब मैं जो बोला इसका मोटा मोटा क्या बात है. द तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव रूट फॉर डिपॉजिटर्स एज इट एंश्योर्स फर्स्ट प्रायोरिटी इन रिफंड्स. सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी डिपॉजिटर्स एक्ट देता है. द कंपनीज एक्ट एंड पीएमएलए प्रोवाइड क्रिटिकल सपोर्ट बाय अनकवरिंग फ्रॉड, tracing assets and securing properties, but may delay direct compensation due to competing claims. इससे डिले हो सकता है अगर ईडी या तो एसएफआईओ बीच में आएगी. डायरेक्ट तेलंगाना डिपॉजिटर्स की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही हमारे लिए बेहतर है. A coordinated legal strategy involving all three laws is crucial for securing justice for हीरा गोल्ड डिपॉजिटर्स. अगर तीनों एजेंसीज इन्वॉल्व है तो कोऑर्डिनेशन बराबर होना चाहिए, वरना डिले हो जाएगा. तो ये चीज़ मैं 7 साल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे नहीं बताने दे रहे हैं. हालांकि मेरे वीडियोस कम आए हैं हीरा के मामले में, दूसरे लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरा क्लेम ये है कि उन लोगों ने अच्छा काम किया. मैं उनको कोई नीचा नहीं गिराना चाहता, उनको कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि मैंने जब भी ये चीज़ बताने की कोशिश की, उन्होंने मुझे क्यों दबाया ये मुझे नहीं मालूम. उन लोगों की क्या ये चीज़ें हैं मुझे कुछ भी नहीं मालूम. हाँ, ये बात ज़रूरी है, उनकी तस्वीरें मैंने इसलिए लगाई हैं कि मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहता, ना ही मुझे उनसे कोई शिकायत है, लेकिन मैं उनसे के साथ नहीं हूँ. ये तस्वीरें दिखा के बता रहा हूँ. मैं ना यूनुस सैयद के साथ हूँ, ना ही मैं चांद भाई के साथ हूँ, और ना ही कोई जो ब्लैकमेल करते हैं कंपनीज को, फरहान रशीद का यूट्यूब चैनल को ढाल बना के, चाहे वो कोई भी हो. मुझे सुनने में आ रहा है कि चंद लोग, इन दोनों की बात नहीं कर रहा, ये दोनों तस्वीरों की बात नहीं कर रहा मैं, चंद लोग मुझे लग रहा है कि हमारे चैनल को आगे करके, जो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन हीरा ग्रुप को शायद वो लोग ब्लैकमेल कर रहे होंगे. तो हीरा ग्रुप के कंपनीज के जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, फरहान रशीद कभी कंपनी से ब्लैकमेल करके पैसा न खाया है, न खाएगा, न खाने देगा, ठीक है. और ये क्लियर है. हाँ, अगर पैसे चाहिए फरहान रशीद को, डायरेक्ट हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों से सीना ठोक के 300 रुपए लेता, लेकिन आप लोगों की हराम की पैसे फरहान रशीद को किसी भी सूरत में नहीं चाहिए. भले ही आप करोड़ों के पैसे मुझे देने को तैयार हो जाएं, तो ये आप लिख के रख लीजिएगा, फरहान रशीद आपको कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा, कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा.
कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा। और जो मेरे पर ब्लैकमेल का इल्जाम लगाए हैं उन लोगों को भी मैं बताऊं, सैयद यूनुस आपके साथ मैं नहीं हूं, ना पहले था ना आगे रहूंगा। मैं अकेला हूं, वन मैन आर्मी हूं और मैं इंसाफ इन्वेस्टरों को दिलाने के लिए आवाज उठा रहा हूं। मैं उठाता रहूंगा। आपको कोई हक नहीं बनता मुझे बदनाम करने का, आप मेरे खिलाफ कोई भी झूठी गवाही देने का। चांद भाई, आप मुझे जो है फोन करे थे, आप जो है मेहनताना की बात करे थे। वो मेहनताना किस बात का था मुझे पता नहीं, लेकिन आप जो है हीरा से मुझे दलाली दिलवाने की बात कर रहे थे, जो मैं ठुकरा दिया हूं और मुझे वो चाहिए भी नहीं। आपने लिया नहीं लिया वो इल्जाम, मैं आपको घटिया इल्जाम नहीं लगाऊंगा, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं कभी ऐसी मेहनताना की जो हराम की कमाई है उसको ठुकराता हूं। बस ओपन बोल रहा हूं पब्लिकली, ये जरूरी है क्योंकि पब्लिकली मुझे बदनाम किया जा रहा है। तो फैक्ट्स को मैंने सामने रख दिया है। जिसको भी डाउट है मेरे ऊपर, वो तमाम लोग जो मैंने चीजें बताई वो एक पेशे से वकील के पास जाएं, एडवोकेट के पास जाएं, अपना क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। फिर मुझे वो बोल सकते हैं कि मैं पागल हूं या सच बोल रहा हूं। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूं। दुआ में याद रखें। आपका फरहान रशीद। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। और व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक जो नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।